Hello students, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देखना है और उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज के भी ये वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। अगर ज़्यादा हो पाए तो फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 9.1 से। अ स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 mm एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। रेडियस आपको दिया हुआ है 1 mm और लेंथ दी हुई है 10 मीटर। ओके, उसके बाद 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। चलो, तो फोर्स भी यहाँ पे दे दिया 100 किलो न्यूटन, मतलब 10⁵ न्यूटन हो गया। ओके, कैलकुलेट स्ट्रेस एलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल निकालना है, और स्ट्रेन ऑन दी रोड। यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए में आपको क्या निकालना है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए क्या करोगे आप? स्ट्रेस के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको डायरेक्टली दिया हुआ है और एरिया है वो इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे आपको रेडियस दी हुई है जिसकी हेल्प से आप वो एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, उसके बाद क्या पूछा है? बी, एलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल निकालने के लिए क्या करोगे? चलो सोचो। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है हमारे पास। यंग मॉड्यूलस इक्वल टू क्या करेंगे? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस को मैं सिग्मा बोल दूं, डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल होगा। तो ये डेल्टा एल अगर मुझे चाहिए तो सिग्मा इंटू एल डिवाइड बाई यंग मॉड्यूलस आएगा। सिग्मा की वैल्यू जो भी आए वो यहाँ पे रख दो। लेंथ आपको पता है, यंग मॉड्यूलस पता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी कैलकुलेशन आपको करना है F/πr² का। ओके, सी आपको बोला गया है कि स्ट्रेन फाइंड करो। तो स्ट्रेन के लिए तो डेल्टा एल बाई एल। जैसे ही आपको डेल्टा एल मिल जाएगा, आपको रखना है इधर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 9.1 का सॉल्यूशन कैलकुलेशन करने के बाद चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, 9.2 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 9.2, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर। चलो, लेंथ ऑफ कॉपर वायर आपको दिया हुआ है 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है? 1.6 मीटर। ओके, बोथ ऑफ डायामीटर 3 mm। चलो, दोनों का डायामीटर है 3 mm। तो फिर रेडियस क्या बन जाएगी? 1.5 mm। ओके, आर कनेक्टेड एंड टू एंड व्हेन स्ट्रेच्ड बाय द लोड, द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 am, सॉरी 0.7 mm। नेट एलोंगेशन का आया 0.7 mm। ऑब्टेन द लोड अप्लाइड। चलो, फोर्स कितना अप्लाई किया होगा वो आपको ढूंढना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो टोटल चेंज इन लेंथ आपको दिया हुआ है, मतलब टोटल एलोंगेशन आपको ऑलरेडी दे के रखा है। तो डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ सी यू लिख सकते हैं, सॉरी स्टील लिख सकते हैं। ओके, तो फिर डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बनेगा?
डेल्टा एल का फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे था, यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया सिग्मा की जगह पे कर देते हैं और एल बाय वाई आएगा, तो यहाँ पे बनेगा फोर्स अपॉन एरिया और यहाँ पे आएगा एल और यहाँ पे आएगा यंग मॉड्यूलस। सेम वे यहाँ पे भी फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया इंटू यंग मॉड्यूलस। ओके, तो लेंथ यहाँ पे आएगी कॉपर की, यहाँ पे आएगी स्टील के लिए, यहाँ पे यंग मॉड्यूलस कॉपर का आएगा, यहाँ पे यंग मॉड्यूलस आएगा स्टील का। तो फोर्स अपॉन एरिया तो कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बचेगा, एल सी यू डिवाइड बाय वाई सी यू प्लस एल स्टील डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एल दिया हुआ है, फोर्स क्वेश्चन मार्क है, एरिया पाई आर स्क्वायर से मिल जाएगा, एल सी यू दिया हुआ है, एल एस दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस दोनों का वो टेबल में आपको दिया हुआ है। तो जब सभी वैल्यूज़ आपको पता है तो ये फोर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे समझो, डेल्टा एल है 0.7 mm, मतलब 7 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर, तो ये एफ अपॉन 3.14 इंटू रेडियस है 1.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। चलो इतनी वैल्यू तो हमने रख दी। उसके बाद कौन सी वैल्यू रखनी है, तो एल सी यू कितना है 2.2, एल एस कितना है 1.6। चलो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी। यंग मॉड्यूलस ऑफ सी यू, चलो कॉपर मटेरियल के लिए यंग मॉड्यूलस कितना रहेगा 110 इंटू 10⁻⁹, मतलब 1.1 इंटू 10⁻11, और यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 10⁻11। चलो इतना सब करने के बाद सिर्फ f निकालना है, ठीक है, और f आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन, मतलब 180 न्यूटन के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल 9.2 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 9.5। एग्जाम्पल 9.5 में देखो, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर जितनी एवरेज डेप्थ है। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर at the bottom of the ocean given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो एकदम इजी है, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस निकालने के लिए आपको करना क्या है, बल्क मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला है प्रेशर डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, एक्चुअली ये नेगेटिव आएगा तो डेल्टा वी बाई वी का आंसर भी नेगेटिव आएगा, बट यहाँ पे आपको पूछा है फ्रैक्शनल कंप्रेशन, तो सिर्फ वैल्यू निकालो तो भी चलेगा, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं रखेंगे अभी। तो डेल्टा वी बाई वी के लिए क्या कर सकते हो, प्रेशर डिवाइड बाई बल्क मॉड्यूलस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, तो रो जी एच डिवाइड बाई बल्क मॉड्यूलस बी। रो मतलब वाटर की डेंसिटी कितना आएगा 10⁻3, जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 10, और हाइट आपको दिया हुआ है 3000 मीटर डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस है 2.2 इंटू 10⁻⁹। तो ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 1.36 इंटू 10⁻⁻² मिलेगा डेल्टा वी बाई वी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज में मिल जाएगा, मतलब डेल्टा वी बाई वी इन परसेंटेज आपको मिलेगा 1.36%, क्योंकि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 10⁻⁻² है वो निकल जाएगा। क्लियर, तो ये हुआ एग्जाम्पल 9.5 का सॉल्यूशन। हाँ, ये प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच कहाँ से आया, तो वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो,
तो अभी के लिए ये सिर्फ याद रख लो, प्रेशर इक्वल टू होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब mg डिवाइड बाई क्या होता है, एरिया। अब m मतलब क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट, और यहाँ पे एरिया एरिया कैंसल आउट। तो ये प्रूव हो सकता है कि प्रेशर का फॉर्मूला मिलेगा आपको रो जी एच। ठीक है, चलो अभी एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9.1 से स्टार्ट करेंगे। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, स्टील वायर की लेंथ आपको दी हुई है 4.7 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपको एरिया भी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ। चलो कॉपर वायर की लेंथ कितनी है 3.5 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, अंडर अ गिवन लोड, लोड भी सेम है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर, मतलब यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर आपको निकालना है। तो ये कैलकुलेशन तो एकदम इजी हो गया। देखो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, तो उसके लिए क्या करोगे, फोर्स ऑफ स्टील, एरिया भी किसके लिए, स्टील के लिए, डेल्टा एल बाय एल किसका, स्टील का। सेम वैसे ही नीचे आएगा फोर्स अपॉन एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय डेल्टा एल और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर। अब इतना सारा क्यों किया, समझो कि यहाँ पे फोर्स आपको सेम दिया हुआ है, हमने उनको स्ट्रेच किया सेम एलोंगेशन के साथ, मतलब डेल्टा एल भी सेम दिया हुआ है, तो सिर्फ ए एस एल एस एंड ए सी यू एल सी यू से ही आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टर्म किधर ऊपर जाएगा। देखो ये एल एस है ना, वो इधर ऊपर आएगा, और ये एल सी यू इधर ऊपर आएगा, ये ए सी यू नीचे ही रहेगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होता है कि कौन सा ऊपर लेके जाए कौन सा नीचे लेके रखे। तो इससे अच्छा आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप जो डेटा दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करो। डेल्टा एल फॉर स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल फॉर सी यू, एलोंगेशन सेम है इसलिए। अब डेल्टा एल का फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया था, क्या था, एफ एल डिवाइड बाई ए वाई, तो उसी का यूज़ यहाँ पे कर लो, एफ एल स्टील डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील इंटू यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। अब देखो यहाँ पे फोर्स एल सी यू, ए सी यू, यंग मॉड्यूलस ऑफ सी यू। हमारा क्वेश्चन है वाई एस डिवाइड बाई वाई सी यू, वाई एस डिवाइड बाई वाई सी यू, यहाँ पे एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाकी बचा वो आंसर के लिए छोड़ दो। तो एल एस डिवाइड बाई एल सी यू आएगा इनटू ए सी यू डिवाइड बाई ए एस आएगा। हमने किया क्या है अच्छे से समझो, सिर्फ ये वाई एस को यहाँ पे ऊपर लेके गए तो हमें मिल गया वाई एस डिवाइड बाई वाई सी यू। अब उसके लिए एल एस डिवाइड बाई ए एस एज इट इज़ रखा, देखो हाँ, ये ए सी यू उधर ऊपर गया और ये एल सी यू सामने नीचे गया। बस अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एल एस ए एस एल सी यू ए सी यू दोनों आपको दिया हुआ है। ओके, ये 9.1 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं 9.2। 9.2 में देखो फिगर 9.11, मतलब यहाँ पे जो है वो shows the strain stress curve for a given material. Okay, what are Young's modulus and approximate yield strength for this material? Okay, यंग मॉड्यूलस के लिए क्या किया जाए, यंग मॉड्यूलस के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेट लाइन का जहाँ पे ग्राफ है
उसमें कोई एक पोजीशन सिलेक्ट करो जहाँ पे वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिल सके। तो देखो ये पोजीशन ऐसी है, अच्छे से देखो, ये पोजीशन ऐसी है जहाँ पे इस तरफ भी एक फ़िक्स वैल्यू मिल रही है और नीचे भी आपको एक फ़िक्स वैल्यू मिल रही है। तो उसी पोजीशन को सिलेक्ट करो। तो मैंने पोजीशन ये सिलेक्ट की। अब उसके लिए देखो ये 150 इंटू 10⁶ न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेस 150 इंटू 10⁶। उसी पोजीशन पे स्ट्रेन कितना क्रिएट हो रहा है? 0.002 0.002। तो ये मेरा आंसर आएगा 75 डिवाइड बाई 75 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो 7.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या कहा है देखो, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो सोचो यहाँ पे आने के बाद अगर आप स्ट्रेस डिक्रीज करते हो तब भी स्ट्रेन इंक्रीज होता है। मतलब ये पोजीशन पे यील्ड स्ट्रेंथ है और यील्ड स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट देखो 300 से काफ़ी नज़दीक है। तो अब अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हो ऐसे, सिग्मा y 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो 280 लिख सकते हो क्योंकि ये बिटवीन 250 एंड 300 आने वाला है। तो 280 290 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये 9.2 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.3। The stress strain graphs for material A and B are shown in figure. The graphs are drawn to the same scale. Scaling दोनों के लिए सेम है। Which of the material has the greater Young modulus? चलो यंग मॉड्यूलस का मतलब क्या रहेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के लिए जिसका समझो स्लोप ज़्यादा रहेगा उनके लिए आप बोल सकते हो कि यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए मैं एक रेफरेंस लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये रेफरेंस लाइन है, तो एक ही जैसा स्ट्रेस है। अब एक ही स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की वैल्यू दोनों में देखो तो इसमें काफ़ी वैल्यू कम है, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है। स्ट्रेन की वैल्यू जितनी कम उतना ही यंग मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो आप बोल सकते हो कि फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देयर इज लेसर स्ट्रेन जनरेटेड इन मटेरियल ए, हैंस मटेरियल ए हैज़ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, चलो एक सॉल्यूशन तो हुआ। अभी दूसरा, विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल? दोनों में से कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर है? तो यहाँ पे देखो, आफ्टर प्रोपोर्शनलिटी रीजन, मतलब इतना रीजन है, उसके बाद ए है उसका ब्रेकिंग पॉइंट काफ़ी दूर है, जबकि बी है वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे मटेरियल ए है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर के लिए यहाँ पे देखो ए में ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ी। दिस स्ट्रेस कॉरस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर इन ए इज मोर देन फॉर बी। सो मटेरियल A is stronger than material B. Okay. क्वेश्चन नंबर 9.4 देखते हैं। Read the following two statements below carefully and state with reason if it is true or false. The Young's modulus of rubber is greater than that of
स्टील, तो फर्स्ट आएगा फॉल्स। क्योंकि समझो कि अगर मैं रबर है और स्टील है, दोनों में स्ट्रेस सेम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू रबर के लिए ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ ज़्यादा मिलेगी, और स्टील के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कम रहेगी। यंग मॉड्यूलस हमें मिलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, तो जहाँ पे स्ट्रेन कम क्रिएट होता है सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से, उसका यंग मॉड्यूलस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे स्टील का यंग मॉड्यूलस ज़्यादा रहेगा रबर से। ठीक है, तो आप रीजन में लिख सकते हो द यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट फॉर अ गिवन स्ट्रेचिंग फोर्स। Elongation is more in rubber and quite less in steel. Hence, rubber is less elastic than steel. कुछ ऐसा रीज़न आप लिख सकते हो। अभी देखो सेकेंड, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स shear मॉड्यूलस। तो देखो कॉइल को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ चेंज होती है, सही बात है, बट उसका शेप भी चेंज होता है, तो ये आएगा ट्रू। ठीक है, रीजन में लिख सकते हो स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स shear मॉड्यूलस व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड एट ऑपोजिट एंड ऑफ द कॉइल, द डिस्टेंस एज वेल एज शेप ऑफ हेलिकल्स ऑफ द कॉइल। हेलिकल्स मतलब ऐसा शेप, तो वो शेप भी चेंज होता है। तो आप लिख सकते हो द डिस्टेंस एज वेल एज शेप ऑफ हेलिकल्स ऑफ द कॉइल चेंज एंड इट इन्वॉल्व्स shear मॉड्यूलस। तो फिर यहाँ पे shearing स्ट्रेस या तो shearing स्ट्रेन जनरेट हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9.5, 2 वायर्स ऑफ डायामीटर 0.25 सेंटीमीटर। देखो आपको डायामीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, तो फिर रेडियस भी मिल जाएगी 0.125 सेंटीमीटर। ठीक है, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज शोन इन फिगर। ओके, द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर, चलो लेंथ ऑफ स्टील वायर एंड लेंथ ऑफ ब्रास वायर आपको दी हुई है, कितनी है? 1.5 मीटर एंड 1 मीटर। कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स। ओके, आपको स्टील वायर एंड ब्रास वायर के एलोंगेशंस फाइंड करने हैं, तो मतलब डेल्टा एल फॉर स्टील डिवाइड बाय डेल्टा एल फॉर ब्रास। एकदम इजी, देखो कैसे, समझो कि अगर मैं ये नीचे वाला मास है उसको नाम दे दूँ M1 और ये ऊपर वाला मास है उसको नाम दे दूँ M2, डेल्टा एल एस और डेल्टा एल फॉर ब्रास दोनों अलग अलग काउंट करने हैं, मैंने यहाँ पे रेशियो में लिख लिया था। ठीक है, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? तो F इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू यंग मॉड्यूलस वाई। देखो वो हमने पहले भी यहाँ पे यूज़ किया था, एफ एल डिवाइड बाई ए वाई। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ डेल्टा एल फॉर स्टील वायर, तो स्टील वायर जो है वो ये M1 लोड को भी उठाता है और साथ साथ ये M2 लोड को भी उठाता है। तो यहाँ पे भी एक फोर्स नीचे की ओर आएगा M1G और यहाँ पे एक नीचे की ओर फोर्स आएगा वो M2G। दोनों फोर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टील वायर को। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो F है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ M1 प्लस M2 इंटू जी। चलो उतना तो हम कर सकते हैं।
इनटू लेंथ तो है ही स्टील वायर के लिए, और यंग मॉड्यूलस भी किसके लिए आएगा, स्टील वायर के लिए। एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर और यंग मॉड्यूलस फॉर स्टील वायर। बस सभी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और सेम चीज़ रिपीट करनी है डेल्टा एल फॉर ब्रास। तो फोर्स इंटू लेंथ फॉर ब्रास डिवाइड बाई एरिया इंटू यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। फोर्स भी किसके लिए, ब्रास के लिए, यहाँ पे फोर्स था स्टील के लिए। अब जो ब्रास है, ब्रास का वायर वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो सिर्फ ये 6 किलोग्राम का ही मास उठाता है, तो उसके लिए सिर्फ आएगा m1g। फोर्स की जगह पे क्या आएगा, m1g। और लेंथ ऑफ ब्रास तो आपको दिया हुआ है, एरिया के लिए करना है पाई आर स्क्वायर, और यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास भी आपको टेबल में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जितनी भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी है उनका यूज़ करो। यंग मॉड्यूलस की वैल्यू के लिए आप टेबल में देख सकते हो और कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 9.5 तक हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे फिनिश हुआ। ओके, तो एक बार क्या करोगे, आप सभी न्यूमेरिकल की एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लोगे। जो आज थियरी पढ़ाई है वो थियरी अच्छे से समझ लोगे। थियरी तो आज नहीं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाई थी, बट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन यहाँ पे किया था। ओके, कैलकुलेशन कर लो, चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे डाउट लगे तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9.7 से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।